Good evening, students. So let's continue with the topic of surface chemistry. In the last lecture of surface chemistry, we were talking of colloids. We started with the section of colloids, which are a particular special type of solutions in which the size of solute particles or dispersed phase particles, which in short we call DP particles, lies in a particular range, and the range of their size, that is their diameter, lies between 1 nanometer to 1000 nanometers. तो उस पर्टिकुलर रेंज वाले सॉल्यूशंस को हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं. तो उन कोलॉइडल सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया we had covered in the last lecture, and during that classification we had discussed about two particular colloids, lyophilic colloids and lyophobic colloids. And out of them we discussed lyophilic colloids can be made just by mixing the dispersed phase with dispersion medium. No special method is required. But in case of lyophobic colloids, as there was no special affinity, no affinity between dp, that is dispersed phase, and dm, that is dispersion medium, so to mix them or to make a colloid out of them, we need special methods. So in today's class, we start from those special methods of preparation mainly for lyophobic colloids. ठीक है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो जो ये स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुआ करते हैं, इनको ब्रॉडली हम दो तरह का बोलते हैं जी. एक आपके सामने लिखे हुए हैं जी, वन आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन मेथड्स. कौन से मेथड्स बेटा? कंडेंसेशन मेथड्स. सो स्पेशल मेथड्स की एक कैटेगरी को बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड्स, एंड सेकंड कैटेगरी को बोला जाता है डिस्पर्जन मेथड्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, वो लिखा हुआ है आगे. देखो, मैंने अभी बोला कि जो कोलॉइड होता है उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का साइज होता है वो पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर. अब सपोज करो जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के, वो अभी इस रेंज में नहीं है, दे आर आउट ऑफ दिस रेंज, लेकिन हम उसको कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट देयर साइज. अगर उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, ऑलरेडी जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज अगर पहले से ही 1 नैनोमीटर से छोटा है, सो हम उनको जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ जोड़ के उनको बड़ा करके इस रेंज में लेके आएंगे कि वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर्स के बीच में लाई कर जाएं. तो जब उनको जोड़ जोड़ के एक बड़े साइज का पार्टिकल्स बना के कोलॉइड्स बनाते हैं, दैट मींस कंबाइनिंग स्मॉलर पार्टिकल्स टुगेदर so that they lie in colloidal range, then such methods are called as condensation methods. इसका अपोजिट हो सकता है, जो आपके ऑलरेडी पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के, वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हों. अगर वो 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं तो बेटा फिर से वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की रेंज में लाई नहीं करते. सो हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. ब्रेक करके हम उनको 1000 नैनोमीटर से छोटा बनाएंगे ताकि अगेन दे लाई इन कोलॉइडल रेंज. So breaking bigger particles so that they lie in colloidal range, such method of preparation are called as dispersion methods. In day-to-day life, I am telling you, ये जो dispersion methods हैं ये ज्यादा visible है, observable है, और क्वेश्चंस में भी आगे जाके यही ज्यादा आते हैं. बट चलो एक बार के लिए हम दोनों को ब्रॉडली बता देते हैं जी. कंडेंसेशन, दैट इज कंबाइनिंग स्मॉलर पार्टिकल्स, and dispersion, that is breaking bigger particles. And in both the cases, whether condensation or dispersion, the target is same, that the particle size should be brought in the colloidal range, that is 1 nanometers to 1000 nanometers. No, अब जो कंडेंसेशन मेथड्स हैं उनको आगे अगर हम देखें तो दे आर फर्दर ऑफ टू सब टाइप्स. तो फर्दर दो सब टाइप्स के बोल दिए गए हैं जी कंडेंसेशन में. एक है जी बाय केमिकल रिएक्शंस और दूसरा है बाय फिजिकल मेथड्स. केमिकल रिएक्शंस के अंदर है ना जी, अगर हम कहें जी केमिकल रिएक्शन से हम छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के कोलॉइडल पार्टिकल्स बना देंगे, तो उनमें 3-4 तरह के एग्जांपल्स हैं जी. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस. सो एक एक एग्जांपल इनका डायरेक्ट याद करना है, तो बोर्ड के अंदर डायरेक्ट इसके एग्जांपल्स पूछ ले जाते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ्स. सो लेट्स जस्ट राइट ऑन देयर एग्जांपल्स. इफ आई टॉक ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल करता हूं. ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, अगर मैं रिएक्ट करा दूं SO2 गैस को H2S के साथ, ठीक है जी, किसको रिएक्ट करा दूं, SO2 को H2S के साथ, देन आई
गेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर प्लस वाटर। अब जो ये सल्फर प्लस वाटर बना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो H2S था उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2, और यहाँ जो सल्फर है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। सी नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम कहा करते हैं कि कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होती है तो रिडक्शन भी होती है, बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन तो उसमें रिडक्शन वाला कोई पार्ट नहीं होगा, बट जो कोलॉइड बन रहा है, अब इस केस में जो कोलॉइड बनेगा वो सल्फर कोलॉइड बनेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सल्फर का जो कोलॉइड बनेगा वो हम ये मान के चल रहे हैं कि H2S की ऑक्सीडेशन से बन रहा है। साथ वाली चीज अपने आप को रिड्यूस कर रही होगी, नो डाउट, बट हमारा फोकस ये है कि H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर का कोलॉइड बनाया गया। तो H2S को अगर ऑक्सीडाइज करा और सल्फर का अगर कोलॉइड बनाया गया तो सल्फर का कोलॉइड बना कैसे है जी, क्या होके ऑक्सीडाइज होके, इसलिए हमने इसको बोल दिया जी क्या, ऑक्सीडेशन। सो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, SO2 की रिडक्शन भी हो रही है। वो कैसे, सल्फर यहाँ पे क्या हो रहा है जी, सल्फर यहाँ +4 स्टेट में था, वो भी रिड्यूस होके यहाँ गया है, तो सल्फर की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, लेकिन फोकस अगर हम इस पे देखें तो H2S को ऑक्सीडाइज किया गया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कोई और चीज भी लेता तो भी बात बन जाती, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर कोलॉइड बना दे। ठीक है जी, नो इंपॉर्टेंट, मैं वही एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो देयर मे बी अदर एग्जांपल्स बट वी आर फोकसिंग ऑन द एग्जांपल्स गिवन इन एनसीईआरटी। नाउ कमिंग बैक, द सेकंड एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इज सेड टू बी रिडक्शन। क्या जी, रिडक्शन। अब रिडक्शन वाला एग्जांपल देखो जी, अगर मैं ले लूं AuCl3, क्या ले लूं बेटा, AuCl3 गोल्ड का क्लोराइड है। AuCl3 को अगर मैं रिएक्ट करा दूं किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट मैं ले रहा हूं जी HCHO, और साथ में मीडियम में मेरे को लेना पड़ा लेट अस से वाटर। अब जब इसका रिएक्शन हुआ तो बना जी, ये बन गया Au प्लस साथ में बनेगा जी HCOOH प्लस साथ में बनेगा HCl। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है जी, इस रिएक्शन के अंदर यहाँ गोल्ड +3 स्टेट में था, यहाँ गोल्ड 0 स्टेट में आ गया, और जो कोलॉइड बना वो गोल्ड का बना। जो कोलॉइड बना किसका बना, गोल्ड का बना। तो भैया गोल्ड जो है वो जब कोलॉइड बन रहा है तो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जा रहा है, 0 पे। तो आप बताओ जी, अब ये तो रिडक्शन है जी, रिड्यूस। तो गोल्ड अपने आप को रिड्यूस करके कोलॉइड बन रहा है। मैं अभी बोला ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने रिडक्शन लिखा है तो कोई पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होगा। यहाँ जो HCHO है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू HCOOH, बट ये दोनों तो कोलॉइड नहीं बना रहे ना, कोलॉइड तो गोल्ड का है। तो जो गोल्ड कोलॉइड बना है वो क्या करके बना है, रिडक्शन करके बना है, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि रिडक्शन रिएक्शन से गोल्ड कोलॉइड बन गया। आई हैव नॉट गिवन यू द बैलेंस्ड रिएक्शन, अगर बैलेंसिंग करनी पड़ जाए तो कर दोगे जी। ठीक है जी, 2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3 वाटर। ठीक है जी, इट विल गिव 2 गोल्ड, अब 3HCHO से बन गया जी 3HCOH, और 2 into 3 6Cl है, तो अब यहाँ पे HCl के आगे आएगा 6HCl। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया जी। सो इस बैलेंस रिएक्शन में गोल्ड क्या हो रहा था, रिड्यूस। अगर मैं ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहाँ पे आता है जी SO2 रिएक्ट्स विद, लेट अस से बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2H2S आएगा जी, 2, और फिर सल्फर 2 + 1 3 हो गया जी। तो यहाँ पे जो सल्फर आएगा बैलेंस होने के बाद यहाँ पे 3 सल्फर आ जाएगा, और अगर ऑक्सीजन देखे जाए 2 है जी तो यहाँ पे 2 वाटर आ जाएगा। दीज आर टू द बैलेंस्ड रिएक्शंस। मैंने इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसलिए बोला क्योंकि जो सब्सटेंस अपना कोलॉइड बना रही है वो या तो ऑक्सीडाइज होके आ रही है या रिड्यूस होके आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन में कल्ली ऑक्सीडेशन हो रही है। चाहे ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है लिखने में, बट एक्चुअल में ये एक्चुअल रिएक्शंस दोनों कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। दैट मींस इनके अंदर कुछ रिडक्शन पार्ट भी है और कुछ ऑक्सीडेशन पार्ट भी है, बट फोकस कोलॉइड वाले पार्ट पे है, उसका क्या होके बन रहा है, ऑक्सीडाइज होके बन रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिड्यूस होके बन रहा है तो रिडक्शन। इस तरह से बोल दिया। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं बोलूं डबल डिकम्पोजिशन,
डबल डीकम्पोजिशन वाला अगर मैं रिएक्शन लूं, लो जी, अगर मैं लेता हूं जी AS2O3, अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं जी, आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद लेट अस से H2S, तो इसका रिएक्शन होके बना करता है जी डबल डीकम्पोजिशन। याद है जी, क्लास 10th में पढ़ा करते थे डबल डीकम्पोजिशन, कुछ नहीं जी, एक्सचेंज ऑफ आयंस कर दो जी, एक के कैटायंस दूसरे के एनायंस के साथ जोड़ दो और दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ जोड़ दो, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आर्सेनिक को ऑक्सीजन छोड़ के सल्फर के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है जी, और ऑक्सीजन को जोड़ दो हाइड्रोजन के साथ तो साथ में बन जाएगा जी क्या, वाटर, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। आर्सेनिक सल्फाइड का बन जाएगा क्लोराइड, ये क्लोराइड होता है, ठीक है जी, आर्सेनिक सल्फाइड का बन जाएगा जी क्लोराइड। अगर हम बैलेंसिंग करें, लेट अस ट्राई टू बैलेंस दिस आउट, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ आएगा 3H2S और यहाँ आ जाएगा 3 वाटर, नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है जी। सो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का जो क्लोराइड बना that is formed by exchange of ions with H2S, hence it is called as what, double decomposition। क्लियर है जी बात, ये तीसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा रिएक्शन हो गया। मूविंग ऑन, कमिंग ऑन टू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल है जी, अगर हम ले लें FeCl3, क्या ले लें बेटा, FeCl3, FeCl3 को रिएक्ट करा दें वाटर से। अब हाइड्रोलाइसिस में तो क्लियर ही है जी, हाइड्रोलाइसिस वर्ड का मीनिंग ही क्या हुआ करता है, हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्शन विद वाटर। सो वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 का, तो इट विल फॉर्म, आपको याद होगा जी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वो सॉल्ट्स होता है जिसमें कोई ना कोई एक या तो एसिड वाला पार्ट वीक होता है या बेस वाला। सॉल्ट ऑफ आइदर वीक एसिड और वीक बेस विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। FeCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड HCl, और उसमें HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि वो वीक बेस है, आयरन का हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसलिए ये जो सॉल्ट बना ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज कर रहा है। हाइड्रोलाइसिस हुआ और बना जी FeOH थ्राइस प्लस HCl। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आएगा 3 वाटर और यहाँ पे आ जाएगा 3 HCl, और ये जो क्लोराइड बना वो Fe हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, आयरन हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड बना। इट इज ऑल्सो शोन लाइक, आपको बता दें जी, ठीक है जी, इसको और रिप्रेजेंट करते हैं जी, और इसको ऐसे दिखा जाते हैं जी Fe2O3.XH2, ऐसे भी दिखाते हैं जी। सो FeCl3 के हाइड्रोलाइसिस से या तो फेरिक हाइड्रोक्साइड दिखाते हैं या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड दिखाते हैं जी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ये भी क्लोराइड है, चाहे ये दिखा दो चाहे ये दिखा दो, बात एक ही है जी, ये क्लोराइड्स बन गए। तो ये पहले 4 जो केमिकल रिएक्शंस मैंने लिखे, इन चारों केमिकल रिएक्शंस में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्लोराइड बन गया। क्लोराइड मतलब, इसका क्लोराइड बनने का मतलब ये आपके डीपी पार्टिकल्स होंगे, ये वाटर के अंदर सस्पेंडेड होंगे, तो एक पूरा क्लोराइडल सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें डीपी ये होंगे जी डिस्पर्स्ड फेस, और डीएम क्या होगा, वाटर, तो इनके क्लोराइडल सोल्यूशंस बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चारों तो हमारे रिएक्शंस हो गए। मूविंग ऑन, मैंने पहले बोला बेटा कि ये चारों रिएक्शंस याद करने जरूरी हैं, ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। नाउ टॉकिंग ऑफ बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स में बात करते हैं जी एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की। एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिखाते हैं जी। सल्फर जो होता है, पहले एक चीज बताते हैं जी, सल्फर इज सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन वाटर। सल्फर की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सल्फर जो होता है वो अल्कोहल के अंदर घुल जाता है लेकिन वाटर के अंदर घुलता नहीं। ओके, देन व्हाट इज डन इज, इसके बाद आएगा क्या, सल्फर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल when put in excess of water, comma, it leads to formation of sulfur colloidal solution, sulfur colloidal solution। मैं फिजिकली समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ, बट पहले लिख लो जी। सल्फर अल्कोहल में तो घुलता था, तो पहले उसको अल्कोहल में ही डिसॉल्व किया,
डायरेक्ट पानी में नहीं डाला, पहले सल्फर को किस में डाल दिया, अल्कोहल के अंदर, फिर उन दोनों के मिक्सचर को एक्सेस वाटर में डाल दिया, काफी खुले पानी में, एक्सेस पानी में डाल दिया। फिर ऐसा करने से क्या हुआ, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो सल्फर अल्कोहल में घुल गया, घुलने का मतलब होता है मिक्स होना। सपोज करो ये सल्फर के पार्टिकल्स थे, पहले ऐसे बैठे थे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये सल्फर के पार्टिकल्स थे और ये मेरा अल्कोहल था, ऐसे, ठीक है। ये सल्फर आया, ये अल्कोहल में घुल गया, ये सारा टूट के मिक्स हो गया पूरा इसके साथ, अल्कोहल के साथ। अब इन दोनों के मिक्सचर को मैंने डाल दिया वाटर में। जब मैंने वाटर में डाला तो टेक्निकली जो सल्फर पहले पानी में घुलना नहीं चाहता था, अब वो थोड़ा थोड़ा पानी में जाके मिक्स हो जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे, ध्यान से। हमने ये तो बता दिया कि सल्फर अल्कोहल में घुलता है और सल्फर वाटर में नहीं घुलता, बट आपको एक चीज तो ऑलरेडी पता है, क्या, कि अल्कोहल वाटर में घुल जाता है। समझ रहे हो, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता है। तो आप समझो, अगर सल्फर ना होता, अल्कोहल होता, अल्कोहल को पानी में डालते तो वो तो पानी में घुल जाता। अब हमने क्या कर रखा है, इस अल्कोहल में ऑलरेडी जबरदस्ती क्या घुलवा रखा है, सल्फर। अब उस सल्फर को जबरदस्ती पानी में घुलना पड़ेगा। तो ठीक है, वो घुलते घुलते क्या बन गया, क्लोराइड। टेक्निकली वो घुलना भी नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि अल्कोहल उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, अल्कोहल खुद घुल रहा है, अल्कोहल के अंदर सल्फर है, तो मजबूरी में सल्फर घुल तो रहा है पानी में, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर नहीं बना पा रहा, हेट्रोजेनस कोलॉइड बना लेता है। समझ गए जी बात। तो हमने इसको एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट इसलिए बोला क्योंकि जब सल्फर को हमने अल्कोहल में डिसॉल्व करा था तो पहले सॉल्वेंट कौन था, अल्कोहल। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके एक्सेस ऑफ वाटर में डाला तो जिसका एक्सेस होता है, अब ये तीनों का मिक्सचर हो गया, सल्फर अल्कोहल वाटर, तो उन तीनों के मिक्सचर में एंड में एक्सेस किसका है, वाटर का। तो पहले सॉल्वेंट क्या था, अल्कोहल, बाद में जो ग्रेटर पार्ट है वो किसका है, वाटर का। तो जिसका ग्रेटर पार्ट होता है वही क्या होता है, सॉल्वेंट। तो पहले अल्कोहल सॉल्वेंट था, बाद में उसको कन्वर्ट करके वाटर को सॉल्वेंट बना दिया, इसीलिए हमने लिख दिया क्या, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, हेंस सल्फर कोलोइडल सॉल्यूशन गेट्स फॉर्म्ड। तो ये फिजिकल मेथड है, इसके अंदर हमने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करा। अच्छा, इसको मैंने कैसे बोला, कंबाइनिंग स्मॉलर पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड। जब सल्फर अल्कोहल में था तो वो होमोजेनस मिक्सचर था, प्रॉपर घुला हुआ था, ठीक है, तो वो छोटे छोटे ट्रू सोल्यूशन वाले पार्टिकल्स में टूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही सल्फर अल्कोहल के मिक्सचर को पानी में डाला, कुछ सल्फर आपस में आके जुड़ने शुरू हो गए। क्यों, उन्होंने कहा हम पानी में नहीं घुलेंगे। तो टेक्निकली वो घुल तो रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं, तो जिद्दी सल्फर कुछ कुछ आपस में जुड़ने शुरू हो गए, तो छोटे पार्टिकल्स जुड़ के क्या बनने शुरू हो गए, बड़े पार्टिकल्स। तो जो सल्फर इन अल्कोहल पहले ट्रू सोल्यूशन था, वो अब सल्फर इन वाटर का क्या बन गया, कोलोइडल सोल्यूशन, जिसके पार्टिकल साइज में थोड़ी सी कॉम्बिनेशन के कारण इंक्रीज आ गया और कोलोइडल रेंज तक पहुंच गया। सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन मेथड्स, कंबाइनिंग ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ये सारे के सारे जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं ये सब कंडेंसेशन के हैं जी। एनसीईआरटी के अंदर ये वाला मेथड मिसिंग है, एनसीईआरटी ने ये रिएक्शंस दिए हैं, एनसीईआरटी ने ये दोनों हेडिंग्स भी नहीं दी, कंडेंसेशन, डिस्पर्जन। सो ये हम अलग से बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने ये फिजिकल मेथड वाला एग्जांपल भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी बात। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड टाइप ऑफ methods of preparation which are called as what, dispersion methods। क्या बोलते हैं उनको, dispersion methods। ये पहला जो मेथड है that is called as mechanical dispersion। क्या बोलते हैं बेटा इसको, mechanical dispersion। मैकेनिकल डिस्पर्जन बहुत ही इजी है जी। मैकेनिकल डिस्पर्जन कुछ नहीं जी, बड़े पार्टिकल्स को आपको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे, फोर्स लगा के। कोई भी चीज को जोर जोर के, किसी भी चीज से फोर्स लगा के हिट करोगे या उसको पीसोगे, समझते हो, तो वो बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे जैसे आपने देखा हम घर पे आटा यूज करते हैं, वी यूज फ्लोर, FLOUR, आटा, हिंदी में उसको आटा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फ्लोर बोलते हैं। वो जो फ्लोर है, जो आटा है, वो कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, वो बनता है जी व्हीट से, यानी कनक से। वो कैसे बनता है, कनक के तो दाने होते हैं इतने मोटे मोटे, बड़े बड़े पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, लेकिन जो उसको हम पीस देते हैं, पीस के चूरा बना देते हैं, फिर उसके बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए पीसने के लिए हम उसको कहाँ डालते हैं, किस में डालते हैं, चक्की में, आटे की चक्की में। उस चक्की को इंग्लिश में बोलते हैं मिल। तो फ्लोर मिल से हमें फ्लोर मिलता है, उसके अंदर हमें व्हीट के ग्रेन्स डालने पड़ते हैं, उसको पीस के, है ना। एक ऐसी बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर दो चीजों के बीच में उसको रख के शेयर फोर्स के साथ पीस देते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं।
उसको बोलते हैं जी मैकेनिकल मेथड ऑफ डिस्पर्जन। फोर्स लगा के बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डिस्पर्जन। ठीक है, जो मैकेनिकल डिस्पर्जन है ना, जो मैकेनिकल डिस्पर्जन है, इसमें हम क्या कह रहे हैं जी, बहुत सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं जी, हमने कैसे पार्टिकल्स को तोड़ना है जी। मैकेनिकल डिस्पर्जन के अंदर वी आर सेइंग, लेट्स से बाय अप्लाइंग mechanical force, by applying mechanical force with the help of what, with the help of colloidal mill। बेटा जैसे हमने आटा चक्की को बोला था फ्लोर मिल, कोलॉइड बनाने वाली चक्की का नाम रख दिया क्या, कोलॉइडल मिल। बस फोर्स लगाया, कोलॉइडल मिल में डाला, बड़े पार्टिकल्स को तोड़ दिया। बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स with the help of colloidal mill, bigger particles broken to smaller colloidal particles। बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स बना दिया जाता है। तो जब भी मैकेनिकल डिस्पर्जन की बात हुई है ना, जब भी कभी मैकेनिकल डिस्पर्जन की बात हुई तो उसमें साथ में दिमाग में रहेगी क्या, कोलॉइडल मिल। कोलॉइडल मिल को लिंक करके याद करना जी आटा चक्की, तो वहां से याद रहेगा जी। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल डिस्पर्जन। इसका एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है जी फॉर्मिंग व्हाट, फॉर्मिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड। ठीक है जी, कर्ड दही, बटर मिल्क लस्सी। दही से जो लस्सी बनती है उसको रगड़ रगड़ के बनती है, तो जब आप उसको रगड़ रहे हो तो एक तरह से आप मिल वाला काम हाथों से करवाते हो या मशीन से करवाते हो या मिक्सी से करवाते हो। तो जब आप उसको वो शेयर फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा लगा के बड़े पार्टिकल्स को छोटे में ब्रेक कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डिस्पर्जन। उसका एग्जांपल है जी फॉर्मिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड। ठीक है जी, सेकेंड मेथड पे आ गए जी। सेकेंड टाइप ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। अब जो ये इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन है, इसके मेथड का नाम हुआ करता है, दिस इज गिवन द नेम ब्रेडिग्स आर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ब्रेडिग्स आर्क मेथड में क्या सेटअप होता है, लेट मी मेक अ डायग्राम। लो जी देखो, एक ये राजी वेसल हमारा, ठीक है, इस वेसल के अंदर लेट अस से ऐसा एक वेसल है। इस वेसल के अंदर क्या है, यहां पे हमने डाल दी काफी सारी आइस। ठीक है जी, ये आइस बात है, ये आइस डाल दीजिए। व्हाट इज दिस, दिस इज आइस। आइस कूल्ड है जी, आइस कूल्ड वेसल है। आइस कूल्ड वेसल में यहाँ पे लेट अस से डीएम है, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है जी, ये डीएम है जी। व्हाट इज दिस, दिस इज डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे ये आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, डीएम है। डीएम की फुल फॉर्म बता रखी है जी बार बार, डिस्पर्जन मीडियम। फिर क्या किया गया, फिर इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाले गए। ठीक है जी, दो मेटल के क्या डाल दिए गए, इलेक्ट्रोड्स, मेटल रोड्स डाल दी गई। ये जो मेटल रॉड्स डाली गई, लेट अस से कहीं से कनेक्टेड है जी, इलेक्ट्रोड्स है तो ये कहीं से कनेक्टेड होंगे जी। ऐसे बोलते चलो, ऐसे दिखाते हैं, ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं जी, कहीं से बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सपोज ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस तरह के सेटअप ले लिया जी। सो ये मेटल रॉड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं जी। व्हाट आर दीज, दीज आर मेटल इलेक्ट्रोड्स, these are metal electrodes of dp। जिस डिस्पर्स्ड फेज का आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं जी। ठीक है जी, मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ डीपी। अब होता क्या है जी, इसमें करते क्या है जी, ब्रेडिग्स आर्क मेथड में क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक
arc is struck between metal electrodes immersed in dispersion medium. immersed in dispersion medium क्या होता है जी? हम मेटल के इलेक्ट्रोड्स को डिस्पर्जन मीडियम में डिप करके फिर इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते हैं जी. इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक मतलब इसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक शॉक्स एट हाई वोल्टेज. क्या बोलते हैं इसको जी? इलेक्ट्रिक शॉक्स एट हाई वोल्टेज. इलेक्ट्रिक शॉक्स एट हाई वोल्टेज. जैसे मूवीज में दिखाते हैं, चलो मतलब है तो मजाक की बात, बट जैसे मूवीज में दिखाते हैं जब कोई मेंटली इल होता है तो उसको देते हैं जी बिजली के झटके पागल खाने के अंदर. तो वो जो झटके देते हैं हाई वोल्टेज के झटके, उनको इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करना बोलते हैं जी. तो इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम. ऐसे किया जाता है. उससे होता क्या है, जब हाई वोल्टेज के ऊपर ऐसे करा जाता है तो इन मेटल के इलेक्ट्रोड्स को काफी सारी हीट मिलती है. द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड, तो होता क्या है, the intense heat produced vaporizes some metal, ठीक है जी, from electrodes, vaporizes some metal from electrodes which get condensed in ice cold conditions to give colloidal solution. तो ऐसा हुआ करता है जी, वो जब आपने उसको हाई वोल्टेज के झटके दिए तो इन इलेक्ट्रोड्स को काफी सारी हीट एनर्जी मिल गई, इंटेंस हीट मिल गई, एनर्जी मिली, उससे कुछ कुछ वेपर्स बन गए. यहां से वेपर्स बने और वेपर्स बाहर आए, ये ठंडा है बहुत, यहीं जम गए, कंडेंस हो गए और वहीं पे क्या बन गया जी? कोलोइडल सॉल्यूशन. इसीलिए इस मेथड का नाम है क्या? ब्रेडिग्स आर्क मेथड. क्योंकि इसके अंदर हमने क्या स्ट्रक किया? इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया. और किसका हम इसमें कोलोइड बना सकते हैं? मेटल्स का. ठीक है जी, किसका? मेटल्स का. मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ डीपी. यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं जी. एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लो, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लो, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लो. तो इन तीनों में से किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड लेके जब आप ऐसे इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करोगे तो उनके कोलॉइडल सॉल्यूशंस बन जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडिग्स आर्क मेथड व्हिच इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन. क्या है वो? इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन. ये इतना बड़ा इलेक्ट्रोड है, बड़ा पार्टिकल है, सारा इलेक्ट्रोड एक पार्टिकल है, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करके निकाल लिए, तो बड़े पार्टिकल्स को छोटों में कन्वर्ट कर लिया. सो क्लियर है जी, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन. नाउ जी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो अब आएगा जी. सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम डिटेल में समझेंगे जी. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड केमिकल डिस्पर्जन. केमिकल डिस्पर्जन का दूसरा नाम है जी पेप्टाइजेशन. केमिकल डिस्पर्जन का दूसरा मेथड है जी क्या? दूसरा नाम है, सॉरी, केमिकल डिस्पर्जन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पेप्टाइजेशन. नो जी पहले बता दें एग्जैक्टली जरा पेप्टाइजेशन होती क्या है जी, फिर उसको हम डिटेल में सारा कुछ रब करके एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है जी. व्हाट इज पेप्टाइजेशन? लिखते हैं जी. इट इज द प्रोसेस ऑफ converting, process of what? Converting, the process of converting a precipitate into colloidal solution by shaking it with suitable electrolyte called peptizing agent. इस प्रोसेस को बोलते हैं जी क्या? पेप्टाइजेशन.
इसको आराम से डेफिनेशन को समझ लो जी, है तो बहुत आसान। बस मेन तो बात इसमें अगर पूरी की पूरी डेफिनेशन को छोड़ के ये लाइन पकड़ लूं तो मेन चीज तो ये है जी, क्या है जी, कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसके लिए हमें उसके अंदर कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा बाय शेकिंग इट विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, और उस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं जी, पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर है जी बात। तो इस तरह से जो मेथड होता है उसको केमिकल डिस्पर्शन बोलते हैं। तो इसमें कोई ना कोई केमिकल चीज का हम हेल्प लेते हैं, वो कैसे, अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं जी। क्लियर है जी। सो एक बार ये पूरा का पूरा जो हमने मेथड्स लिखे हुए हैं जी, एक बार देख लो जी, जिसका जो पार्ट रह गया वो कंप्लीट कर लो, देन आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट पेप्टाइजेशन। लो जी बेटा, फिर हमने एक बार के लिए ब्रॉडली बता दिया सारे स्पेशल मेथड्स कौन से हैं, बट हमारा जो लास्ट मेथड है वो अंडरस्टैंड करना रह गया जी। उसी की बात कर रहे हैं जी, किसकी, पेप्टाइजेशन की। पेप्टाइजेशन में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि करते क्या थे। अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट था, ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट था, इसके अंदर हम क्या करते थे, ऐड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और उससे क्या बन जाया करता था, कोलॉइडल सॉल्यूशन। उससे क्या बनता था जी, कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट इन डिस्पर्जन मीडियम पड़ा है, प्रेसिपिटेट इन डिस्पर्जन मीडियम पड़ा है, और ऐसा हमने क्या करा, हमने एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला और उससे कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। ये ब्रॉडली पेप्टाइजेशन प्रोसेस को ऐसे दिखा रहे हैं। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, असली बात ये है जी, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन, ठीक है, कॉमन आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट gets adsorbed on surface of precipitate, leading to charge on it, प्रेसिपिटेट के ऊपर चार्ज आ जाता है क्योंकि कोई ना कोई कॉमन आयन वो एड्सॉर्ब कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गेट्स एड्सॉर्ब्ड। कौन सा आयन, कॉमन आयन, अभी एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। ठीक है, कॉमन आयन एड्सॉर्ब हो जाता है जिससे चार्ज आ जाता है। दिस चार्ज देन causes breaking of bigger particles of PPT to smaller colloidal particles। ये मैं आपको पेप्टाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर डिफाइन करना था वो ऑलरेडी कर चुका हूं, वो हमने पहले लिख लिया। कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट टू कोलॉइडल सॉल्यूशन by adding suitable electrolyte or by shaking with suitable electrolyte is called as peptization, and that suitable electrolyte is called as, इसका हमने नाम क्या दिया था, ये क्या था जी, पेप्टाइजिंग एजेंट। इसका हमने नाम दिया था पेप्टाइजिंग एजेंट। लोड नहीं, मैं अब आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। लो जी देखते हैं जी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स 1, ठीक है जी, एग्जांपल 1, अगर मैं ऐड करता हूं इफ AgNO3 added to Ki। बट अब ध्यान से एक बात समझना, जब भी हम एक चीज को दूसरी चीज में ऐड करते हैं तो कहा नहीं जाता, बट हम ये मान के चलते हैं कि जिसमें ऐड कर रहे हैं 2Ki है तो ये एक्सेस होगा, ये ज्यादा होगा। सपोज मेरे पास एक वेसल है, उसके अंदर ऑलरेडी Ki का सोल्यूशन पड़ा है और उसमें मैं ऊपर से AgNO3 का सोल्यूशन ऐड कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ऐड कर रहा हूं, तो अभी तो Ki बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा थोड़ा AgNO3 आ रहा है जी। सो इफ AgNO3 added to Ki तो रिएक्शन होता है जी क्या, AgNO3 प्लस Ki, ठीक है जी, रिएक्शन होगा, ठीक
जब AgNO3 को Ki में ऐड किया तो रिएक्शन हुआ क्या, AgNO3 प्लस Ki, रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होके क्या बना, रिएक्शन होके बन गया जी AgI का प्रेसिपिटेट, साथ में एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिकम्पोजिशन, AgI बना और KNO3 बन गया जी। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे ये एक्सेस में था, हमने पीछे बताया जिसमें आप ऐड कर रहे हो उसको हम एक्सेस में मानते हैं। अगर आप नोटिस करना जो मैं आपसे पूछूंगा, इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन कौन सा बताओ, कॉमन आयन है I माइनस। तो अब क्या होगा, अब AgI स्लैश I माइनस कोलोइडल सोल्यूशन बन जाएगा। दोबारा से आपने क्या करना है जी, जो भी प्रेसिपिटेट बना, ये पीपीटी था जी, उस पीपीटी ने अपने ऊपर कोई एक एक्सेस आयन जो भी कॉमन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया और कोलोइडल सोल्यूशन बन गया। ये हुआ ऐसे है जी, सपोज करो मेरे पास, ऐसे सोचो जी, सपोज करो मेरे पास इस तरह से ये AgI का पीपीटी था जी, दिस वाज AgI पीपीटी, समझ गए जी, दिस वाज AgI पीपीटी। अब इस AgI पीपीटी के ऊपर आके I माइनस चिपकना स्टार्ट हो गया जी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे दिखा सकता हूं जी, ऐसे दिखाता हूं जी, लेट अस से, ये ऐसे दिखाने का मतलब क्या है, जो पीपीटी होगा उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल जुड़े हुए होंगे, है ना, गुच्छा सा बना होगा आपस में, तभी हमें नेकेड आई से नजर आ रहा है। कोई भी चीज जो हमें नेकेड आई से नजर आती है दैट इज अ बिगर पार्टिकल। तो प्रेसिपिटेट हमें दिखता है तो बहुत सारी चीजें जुड़ जुड़ के प्रेसिपिटेट बना होता है AgI का। अब इस AgI के ऊपर I माइनस चिपकना शुरू हो गया, नेगेटिव चार्ज चिपकना शुरू हो गया, समझ गए जी। सो फुटबॉल टाइप दिखा दिया जी। तो एक बहुत सारे छोटे पार्टिकल जुड़े बैठे थे जब प्रेसिपिटेट बना हुआ था, उन सब के ऊपर I माइनस जो कि कॉमन आयन था वो क्या हो चुका है, एड्सॉर्ब हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, एड्सॉर्ब, चिपक चुका है। अब हो सकता है ये चार मिलके इतना नेगेटिव चार्ज रखें कि वो इन चारों के नेगेटिव चार्ज वालों से इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन कर दें कि वो इकट्ठे रह ना पाए। पहले सारे इकट्ठे थे, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे मान लो जी, ऐसे मान लो जी, ऐसे मान लो जी, ऐसे मान लो जी। तो ये बड़ा सा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। और ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन क्यों हुआ जी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज एक जैसा आने के कारण रिपल्शंस हुई, रिपल्शंस के कारण वो अलग अलग हो गए जी। अब कहा वो जुड़े बैठे थे, तो ये पीपीटी था। अब ये जो हमने बना दिए जी, ये हमारे क्या है जी, कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है जी, कोलोइडल पार्टिकल्स। बेसिकली यहां पे प्रोसेस हुई है जी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हुआ जी, यहां पे ड्यू टू repulsions between similar charges, ठीक है जी, बिगर पार्टिकल ब्रेक, बिगर पार्टिकल्स ब्रेक, क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे चार्ज आ गए, उनमें इतनी रिपल्शंस होगी, वो कहते हैं हम अपन साथ नहीं रह सकते, टूट जाओ, टूट के छोटे बन जाओ। चार्ज तो उनके ऊपर भी है, लेकिन उनकी रिपल्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको फर्दर तोड़ पाए। कुछ कुछ हिस्सा टूट के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, बड़ा पार्टिकल छोटे में कन्वर्ट हुआ है, तो डिस्पर्जन। और ये सारा कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण हो रहा है, तो इसे केमिकल डिस्पर्जन, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, पेप्टाइजेशन। तो इसको फिजिकली समझो जरा क्या हुआ। सो प्रेसिपिटेट के ऊपर कोई आयन जाके चिपका, उसके कारण उसके ऊपर सिमिलर चार्जेस आ गए, उस कारण क्या हो गई, रिपल्शंस। रिपल्शंस के कारण बड़े पार्टिकल्स छोटे में टूट गए, और जो वो छोटे हैं वो कोलोइडल डायमेंशंस में आ गए और कोलोइडल सॉल्यूशंस बन गए। अब ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, वहीं से कोलोइडल पार्टिकल्स आपको याद है जी, कोलोइडल पार्टिकल्स मेनली अगर मैं कहता हूं जी डीपी पार्टिकल्स पे अगर बात करता हूं, तो इस बार डीपी पार्टिकल्स कौन से हैं, ये वाले सारे। तो उनके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज आ गया, पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू कॉमन आयन। जो भी उनके ऊपर कॉमन आयन एब्जॉर्ब हुआ था वही डीपी पार्टिकल्स का चार्ज बन जाएगा। सो ये है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ पेप्टाइजेशन विद एन एग्जांपल। अगर इसमें उल्टा होता,
इसमें अगर मैं AgNO3 KI में डालने की बजाय उल्टा करता, KI सोल्यूशन को AgNO3 में डालता, सी चाहे आप इसको इसमें डालो चाहे आप इसको इसमें डालो, रिएक्शन तो यही होगा, बिल्कुल सही है। बट लेकिन किस में डाल रहे हो, 2 के बाद क्या है वो एक्सेस में है, जो एक्सेस में है उसी का कॉमन आयन जाके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनवाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, इसका एक एग्जांपल ऐसे, अगर मैं कहता हूं AgNO3 प्लस KI, ठीक है, ये एग्जांपल 1 का ए पार्ट हो गया जी, ये एग्जांपल 1 का ही बी पार्ट है जी, 1B। अगर मैं कहता हूं AgNO3 प्लस KI तो बनेगा तो वही AgI प्लस क्या जी, KNO3। अब इंपॉर्टेंट बात, अब मैं मान के चलता हूं कि ये एक्सेस है, ठीक है, अगर ये एक्सेस है तो अब इन दोनों में बताओ जी कॉमन आयन कौन सा है, द कॉमन आयन इज Ag प्लस। तो फिर अब क्या बनेगा जी, तो यहां से बनेगा, यहां से जो कोलॉइड बनेगा वो बनेगा जी AgI स्लैश Ag प्लस कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इस बार जो डीपी पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया होगा, AgI स्लैश Ag प्लस इज पॉजिटिव, AgI स्लैश I माइनस इज नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन कौन एक्सेस में था उसका कॉमन आयन जाके एडजॉर्ब हुआ और उसके कारण चार्ज आया, उसके कारण वो टूट के क्या बना, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर है जी बात, ये पहला एग्जांपल हो गया जी डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन का। इसी का एक एग्जांपल और दे रहा हूं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वन मोर। तो अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल दूं, एग्जांपल 2, ठीक है जी, तो जी 2 है जी का ए पार्ट, FeCl3 एडेड टू हॉट वाटर। अगर FeCl3 हॉट वाटर में ऐड करते हैं तो कहते हैं जी रिएक्शन होता है, पीछे बताया था, FeCl3 प्लस वाटर, ठीक है जी, इट फॉर्म्स Fe2O3.XH2O का प्रेसिपिटेट प्लस साथ में बन जाएगा HCl, ठीक है जी। अभी राइट नाउ मैं बैलेंस नहीं कर रहा जी, ये बनेगा रिएक्शन। अब इसमें ना चाहते हुए भी ये एक्सेस में होता है, वो क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो ये पूरा खत्म तो नहीं होता। तो ये आपका क्या था, प्रेसिपिटेट, और एक्सेस कौन था, FeCl3, तो जो बना वो क्या बना जी 10, कॉमन आयन कौन सा हो गया, जो भी एक्सेस है और जो प्रेसिपिटेट है उन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, Fe3 प्लस। तो फिर कोलॉइड क्या बनेगा जी, कोलॉइड बनेगा जी, कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, इट विल बी Fe2O3 डॉट XH2O स्लैश Fe3 प्लस। जो कॉमन आयन है उसको हम स्लैश डाल के दिखा देंगे, तो वैसे वाला क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर मैं FeCl3 को ऐड करता हूं किसमें, हॉट वाटर में, तो ऐसा हो जाता है जी। अगर वही FeCl3 को मैं ऐड करता, सेकंड का ही बी पार्ट, अगर FeCl3 को मैं ऐड करता NaOH के अंदर, अगर मैं बी पार्ट करूं, इसका बी पार्ट है जी, अगर मैं FeCl3 को एडेड टू NaOH तो कहते हैं जी क्या होता है, ऐसा होता है जी, अगेन FeCl3 प्लस NaOH विल फॉर्म Fe2O3.XH2O, दिखा दो, या इसी को दिखा दो FeOH थ्राइस, पीछे बताया था, इन दोनों में से कुछ भी लिखा आएगा, प्लस साथ में इसके NaCl बन रहा होगा जी। अगेन आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, बट प्रेसिपिटेट इसका है जी, फोकस इस पे है जी, इसका प्रेसिपिटेट है। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन इस बार बनेगा, इस बार मानते हैं कि ये एक्सेस में है, NaOH एक्सेस में है, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा जी, दैट विल बी Fe2O3.XH2O स्लैश OH माइनस। मैंने इसको OH माइनस को इसका कॉमन आयन माना, यस, इसीलिए मैंने बताया कि इसको हम हाइड्रोक्साइड की तरह मानते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ OH माइनस कॉमन आयन हो गया, तो ये नेगेटिव कोलॉइड हो गया, ये हो गया जी पॉजिटिव कोलॉइड, और ये हो गया जी क्या, नेगेटिव कोलॉइड।
सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोलॉइड के ऊपर चार्ज आ जाएगा, बट ये सारी प्रोसेसेस आपकी क्या है, पेप्टाइजेशन है जी। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन के अंदर कोई ना कोई कॉमन आयन एब्जॉर्ब होके फिर चार्ज आके वो बड़े प्रेसिपिटेट को स्मॉलर कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, और उसको दिखाते हैं ऐसे हैं जी, स्लैश मार के, जो भी कॉमन आयन उसके ऊपर चिपका हुआ है उसी के कारण उसका क्या आ गया, चार्ज आ गया जी। क्लियर है जी बात? तो दिस नाउ कंप्लीट्स हमारे स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं जी, व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कर लिए, पहले उनकी क्लासिफिकेशन, सेकंड उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन कोलॉइड्स, व्हिच इज कॉल्ड एज, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या, सबसे पहला पॉइंट है जी उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहला पॉइंट है जी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशंस में भी होती हैं। ठीक है, सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस show colligative properties, colloidal solutions show colligative properties like true solutions। ठीक है जी, colloidal solutions की colligative properties true solutions की जैसी होती हैं, तो ये उनके जैसा पॉइंट हो गया। but the value of colligative properties, but the value of colligative properties in colloidal solution is much lesser, in colloidal solutions is much lesser than true solutions, is much lesser than true solutions। उसका रीजन क्या होता है जी, ट्रू सॉल्यूशन से काफी कम होती है। दिस इज बिकॉज as colloidal particles are of bigger size, than solute particles of true solutions, of solute particles of true solutions, comma, hence much lesser particles, are formed by same mass of solute। कहता अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाना चाहूं, उसमें सोल्यूट डालना चाहता हूं कुछ फिक्स्ड मास का, उसी फिक्स्ड मास सोल्यूट का या तो मैं बना सकता हूं ट्रू सॉल्यूशन, या मैं बना सकता हूं कोलॉइडल सॉल्यूशन। मान लो जी मैंने इतना सा कुछ सोल्यूट लिया, उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए और ट्रू सॉल्यूशन बन गया। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर्स, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए। लेकिन अगर वही मैं इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उतने ही मास में से अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम बनेंगे। अगर मैं जितने बारीक करता जाऊंगा, छोटे काटता जाऊंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे फ्रॉम सेम मास। बट अगर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो तो ठीक है जी, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही मास में से थोड़े कम बनेंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उन्हीं को बोलते हैं जी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जस्ट रिकॉल करते हैं जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है जी, प्रॉपर्टीज which depend on number of solute particles,
which depend on number of solute particles. तो बेटा सेम मास में ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और कोलॉइडल सोल्यूशन में, ठीक है जी, मस्ट लेसर पार्टिकल्स फ्रॉम सेम मास, है ना। तो इसलिए वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज मच लेसर, क्योंकि पार्टिकल्स कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कम, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते ही उन प्रॉपर्टीज को हैं which are dependent on number of solute particles. तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है जी कि हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये शो तो करते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशंस के मुकाबले में उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कंपैरेटिवली लेसर होती है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही लेस होते हैं। तो ये हो गया जी हमारा प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट। मूविंग ऑन टू सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज, जो आपने सुनी हुई है जी पहले, that is Tyndall effect. That is what? Tyndall effect. What exactly is Tyndall effect? पता है ना जी Tyndall effect क्या होता है जी? लो बताते हैं जी। Scattering of light by colloidal particles, ठीक है जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, कॉमा, मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है जी, कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। लाइट को स्कैटर करने के कारण फिर पाथ ऑफ लाइट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। इस पाथ ऑफ लाइट विजिबल होने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं क्या जी, वहां से समझ आएगा। सपोज करो मेरे पास ये वेसल था, ठीक है जी, इस वेसल के अंदर, ठीक है, इस वेसल के अंदर लेट अस से यहां पे डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड था जी। क्लियर है जी? ये जो ब्लू वाला है वो डिस्पर्जन मीडियम है, जो रेड वाला लेट अस से वो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं। अब जब आपने यहाँ पे एक लाइट सोर्स लिया, ठीक है, यहां से आपने एक लाइट पास की इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको इस लाइट का प्रॉपर रास्ता नजर आया, ठीक है जी, आपको एक प्रॉपर रास्ता नजर आया। अगर पर्टिकुलरली आप यहां से इसको देख रहे हो जी, अगर यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है एट राइट एंगल टू पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का पाथ है ना, जो यहां पे जो लाइट का पाथ है वो तो ऐसे है जी, इस तरफ को है जी पाथ ऑफ लाइट, और इस पाथ ऑफ लाइट के परपेंडिकुलरली कौन बैठा है? ऑब्जर्वर। तो उसको ये रास्ता प्रॉपर नजर आ रहा है, पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है कि लाइट ऐसे 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 जा रही है, उसका पाथ नजर आ रहा है। और ये हुआ किस कारण था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। इसी को इसका कॉज भी बोलते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। जो ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, उस कारण अगर ऑब्जर्वर उसके राइट एंगल्स पे बैठे तो उसको पाथ ऑफ लाइट प्रॉपर नजर आता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? टिंडल इफेक्ट। तो जी मैं पहले आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। सपोज ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है जी, इसके अंदर ये सारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। वही अगर मैं ये मानता कि ये ट्रू सॉल्यूशन होता, आपकी नॉलेज के लिए, इफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है जी, इफ ट्रू सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड एट राइट एंगल्स, if true solution observed at right angles of path of light passed through it, it appears dark, वहां पे कुछ नहीं नजर आता। अगर यही चीज आप ट्रू सॉल्यूशन के साथ करते तो उसमें कोई लाइट का पाथ नजर नहीं आता, अपीयर्स डार्क, डार्कनेस नजर आती। अब समझना मैं कैसे समझाता हूं।
मैंने यहाँ से टॉर्च ऑन करी, यहाँ कोलॉइडल सोल्यूशन था, मैं ऊपर जाके बैठ गया, तो मेरे को लेट अस से मैंने जब ऊपर से इसको ऑब्जर्व किया तो मेरे को यहाँ पे लाइट मेरी आईज तक पहुंच गई और मेरे को लाइट का रास्ता नजर आ रहा था। अगर मान लो ये ट्रू सोल्यूशन होता, कोलॉइडल सोल्यूशन ना होता, ऐसे ही यहां से टॉर्च ऑन करते, ऐसे ही लाइट जा रही होती, पाथ ऑफ लाइट, और ऐसे ही ऑब्जर्वर उसके राइट एंगल पे बैठा होता, तो उसको कुछ ना दिखता सिवाय अंधेरे के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू सोल्यूशन एट राइट एंगल्स अपीयर्स डार्क, बट colloidal solutions at right angles appears having some light which causes the path of light becoming visible. This phenomena is called as what? Tyndall effect. और ये होता क्यों है? Because of scattering of light by colloidal particles. मतलब जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जैसे लाइट उनके ऊपर पड़ती है, वो उसको चारों तरफ क्या करते हैं जी? स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। इसके ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स फैला नहीं पाते, क्योंकि इसके फैलाते हैं तो जब मैं यहाँ आऊंगा तो फैली हुई लाइट मेरे को नजर आ जाएगी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस में ऐसी स्कैटरिंग नहीं होगी तो फिर लाइट मेरे को राइट एंगल पे नजर नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं जाके ट्रू सॉल्यूशन को यहां से देखना शुरू करूं, यहां से, फिर वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, फिर अंधेरा नजर नहीं आएगा। True solution along the path of light will be visible as transparent. ना अंधेरा कुछ, बस लाइट आर पार चलेगी। आप पानी के गिलास को देख लो जी, लाइट आर पार चलेगी, उसमें कुछ होता है, लेकिन वो जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो हमें नजर नहीं आते, लाइट स्कैटर नहीं होती। लेकिन मिट्टी वाला पार्टी है, जो मिट्टी वाला पानी, मिट्टी वाले पानी के अंदर अगर कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स हैं डस्ट के, फिर उसमें से लाइट स्कैटर होती है जी, ठीक है। और फिर वो हमें ऐसे ऑब्जर्व करने पे राइट एंगल पे उसका पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, उसको बोलते हैं जी क्या? टिंडल इफेक्ट। समझ आ रही है जी बात? तो ट्रू सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट इज मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। जो ये रास्ता नजर आया है ना, जो भी ये रास्ता नजर आया, ये वाला, इसको बोल दिया करते हैं टिंडल कोन। दिस इज गिवन द नेम टिंडल कोन। जो भी वो रास्ता नजर आ रहा था, है ना, ब्राइट पार्ट जो नजर आ रहा था, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल कोन, ठीक है जी। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं जी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज सेड टू बी द easiest way, Tyndall effect is the easiest way to differentiate between true solutions and colloidal solutions and colloids. colloids और true solutions के बीच में डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है किसको? टिंडल इफेक्ट को। लेकिन it will be properly observed in colloidal solutions. It will be properly observed in colloidal solutions, observed in colloidal solutions, if colloidal solutions में टिंडल इफेक्ट अच्छे से नजर आए, उसका भी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या? if a part diameter of dp particles not much smaller than wavelength of light used, लाइट, जो भी लाइट से आप उसको देखना चाह रहे हो, उसकी वेवलेंथ के कंपैरेटिवली जो भी डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का यहाँ पे डायमीटर है, वो बहुत फर्क नहीं है, आसपास का है, बहुत छोटा नहीं है उससे। बी पार्ट, मच डिफरेंस इन, लेट्स से, refractive indices of dp and dm, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज द प्लूरल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्स्ड फेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एंड डिस्पर्जन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, काफी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स जब अच्छे से एप्लीकेबल होंगे, तब कोलॉइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट बहुत इजीली शो करेंगे और वो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे।
टिंडल इफेक्ट का लेट्स से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कभी कभी अगर आपने थिएटर्स के अंदर है ना मूवी देखी हो, तो जब आप नीचे बैठे होते हो तो आप ऊपर को देखते हो तो आपको दिखता है कि पीछे प्रोजेक्टर से एक लाइट आ रही है, कई बार नजर आता है। प्रोजेक्टर का जो लाइट होता है वो जब स्क्रीन पे पड़ता है तो उसका पाथ विजिबल होता है। तो आप उस लाइट के पाथ के परपेंडिकुलर बैठे होते हो नीचे सीट्स के ऊपर। वो जो दिखता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो एयर है, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे एक्ट लाइक कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड देन दे कॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। इसलिए कई बार वो टिंडल कौन, वो एक रास्ता सा आपको लाइट का नजर आता है। दैट इज द बेस्ट वे टू व्हाट शो टिंडल इफेक्ट। क्लियर है जी बात। इसी तरह से कभी कभी अगर आप सुबह लेट उठो, है ना, जो कि आप बहुत करते हो, अगर आप सुबह कभी कभी लेट उठो तो आपने नोटिस होगा जो विंडो से लाइट की रोशनी आ रही होती है उसके अंदर एक पूरा ऐसे पूरा रास्ता नजर आ रहा होता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं ना जी। तो वो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर अगेन, और पूरा रास्ता नजर आता है, वो भी क्या है जी, टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट इज मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर जस्ट अगर शॉर्ट में बताना है तो यही कॉज है और यही टिंडल इफेक्ट भी है। क्या टिंडल इफेक्ट को बेस्ट यही बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। और ये एनहांस तब होगा जब ये दो कंडीशंस मिल जाएंगी एंड ट्रू सॉल्यूशंस ये शो नहीं करते। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स। क्लियर हो रही है जी यहां तक बात। बेटा टिंडल इफेक्ट के दो प्रैक्टिकल लेट्स से एप्लीकेशंस, और प्रैक्टिकली कहां पे देखा जाता है टिंडल इफेक्ट के कारण। ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है जी, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट क्या होता है जी, स्काई appears sky blue. Okay, B part, appearance of tail of comets। ये दोनों चीजें टिंडल इफेक्ट के कारण है। ठीक है, ये आपको एक बता दें जी, मेनली वेवलेंथ्स होती है, दैट इज ब्लूइश। मेनली स्मॉलर वेवलेंथ्स की जो लाइट होती है वो स्कैटर होती है। अब अगेन इमेजिन करो, यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन अर्थ and you are watching up and you are looking in the sky, it is appearing bluish. Why? Because अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एक ब्लैंकेट बना हुआ एटमॉस्फेयर का अर्थ के आसपास, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स के कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। तो जब सनलाइट इस अर्थ के ऊपर फॉल करती है तो वो सारे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उस सनलाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। सो व्हेन वी स्टैंड हियर एंड लुक अप, सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हमारी लाइट तक पहुंचती है, आंखों तक पहुंचती है, उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो स्काई है दैट अपीयर्स विच कलर्ड, ब्लूइश कलर्ड, स्काई ब्लूइश कलर्ड। उसका नाम ही रख दिया स्काई ब्लू। क्यों? क्योंकि जो स्कैटरिंग है वो मेनली स्मॉलर वेवलेंथ यानी ब्लूइश लाइट की, और वही हमारी आईज तक पहुंच रही है, तो इसलिए वो ब्लूइश है। आपने कभी नोटिस नहीं किया, टीवी में दिखाते हैं स्पेस, स्पेस सारा अंधेरा अंधेरा, ब्लैक ब्लैक, वहां क्यों अंधेरा हो गया जी? सन तो वहां पे भी, इनफैक्ट वहां तो और भी स्टार्स की लाइट है। तो क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई कोलॉइड नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, इसलिए वो ब्लूइश कलर नहीं है। समझ रहे हो जी बात। तो स्काई का ब्लूइश कलर हमें अर्थ पे खड़ा होकर जो नजर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ विच इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ऐसी कॉमेट्स जो होते हैं, कॉमेट्स के पीछे उनकी टेल होती है, उस टेल के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी लाइट स्कैटर करते हैं, इसलिए वो टेल हमें अपीयर होती है जी, दिखती है। सो दीज टू आर ड्यू टू आउटकम्स ऑफ व्हाट, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है जी बात। नाउ ये याद रखना जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेनली एट क्या होती है, स्मॉलर वेवलेंथ्स। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड इज कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, जो कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अभी हम बात करके ही आए हैं जी, है ना, ब्लूइश कलर ऑफ स्काई वाला, उसी से लिंक्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट। जो कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस है, दैट डिपेंड्स ऑन, that depends on wavelength
ऑफ लाइट स्कैटर्ड, है ना। जैसे हमने कहा कि भाई जो ब्लूइश कलर ऑफ स्काई है दैट इज बिकॉज ज्यादातर ब्लूइश लाइट स्कैटर होती है, बट हर बार भी ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है आगे। इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड विच फर्दर डिपेंड्स ऑन एक साइज एंड नेचर of particles, which further depends upon size and nature of particles. For example, लो जी, for example दिखा देते हैं जी, AU colloidal solution, ठीक है जी, AU colloidal solution, अगर हम इसके very fine AU particles ले, then keep on increasing size of particles, keep on increasing size of gold particles. अगर इंक्रीज करते जाएं तो कलर कैसा चेंज होता है जी, कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू पर्पल टू ब्लू टू गोल्डन, ठीक है जी। रेड से पर्पल होता है, पर्पल से ब्लू हो जाता है, ब्लू से गोल्डन। सो क्लियर होगी जी बात। सो ये साइज पे डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर मतलब अलग कोलॉइडल सॉल्यूशन का अलग कलर होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलरली गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक कॉमन नाम भी होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज पर्पल ऑफ कॉसियस। क्या बोलते हैं इसको? पर्पल ऑफ कॉसियस। ये कलर चेंज करता है, अगर बहुत छोटा है तो रेड होगा और बहुत बड़ा हो गया तो एंड में गोल्डन हो जाएगा। बीच में इतनी वेरिएशन ऑफ कलर्स है उसके जी, बेस्ड ऑन साइज ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स। सो जो कलर है वो साइज पे डिपेंड क्यों कर गया? क्योंकि साइज के थ्रू जो वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर है वो चेंज होगी और उससे जो उसका अपीयरिंग कलर है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात यहां तक? नाउ एक नोट इसका, color also depends on position of observer, वो कैसे? for example milk in water colloidal solution, ठीक है जी, ये appears bluish in, let's say, reflected light at right angles and red in transmitted light along the path of light, अगर आप ऑब्जर्वर को along the path of light बैठाओगे तो मान लो अगर मैं यहां पे ले रहा हूं जी, ठीक है जी, यहां से मेरा लाइट सोर्स था, ये मेरा टिंडल कौन है जी, तो अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है जी, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहां है जी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर, ठीक है जी, व्यूइंग इन ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब क्या होता है? जो लाइट यहां से आर पार गई, वो ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्वर देख रहा है जी। तो जब ऐसे देखेगा ऑब्जर्वर, है ना, जब ऐसे ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको क्या देखेगा? रेडिश। वही अगर ऑब्जर्वर यहां बैठता, ठीक है जी, अगर ऑब्जर्वर यहां होता, ये ऑब्जर्वर, ठीक है जी, व्यूइंग रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसको हम स्कैटर्ड लाइट बोल रहे थे, उसी को हमने यहां क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके वहां गई होगी, स्कैटर होके गई होगी, ऑब्जर्वर ने वहां से देखा,
सो डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर कहां बैठा था, या तो उसको ब्लूइश नजर आया या उसको रेडिश नजर आया. सो कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर. इन सब चीजों पे कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड किया करता है. ये होगी जी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी. क्लियर है जी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं जी. लेट्स टॉक ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपने सुनी हुई है जी, उसका नाम होता है ब्राउनियन मोशन. क्या होता है बेटा नाम उसका? ब्राउनियन मोशन. सुना हुआ है आपने फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में भी? ब्राउनियन मोशन. So let us talk of fourth property, that is Brownian motion. ठीक है जी. ब्राउनियन मोशन के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना हुआ है पहले. क्या हुआ करता है ब्राउनियन मोशन? इट इज द कंटिन्यूअस random zigzag motion of colloidal particles. I earlier told you, when I talk of colloidal particles, that is I'm talking of, that is dispersed phase particles. ठीक है जी. ब्राउनियन मोशन इसको बोलते हैं जी, द कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन. इसका नाम होता है जी क्या? ब्राउनियन मोशन. कहते जी इसका कॉज क्या है जी? इसका कॉज कहा जाता है, द कॉज इज द अनइक्वल bombardment hitting of dispersed phase particles by dispersion medium particles. जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं उनको डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अनइक्वल हिटिंग या बम्बार्डमेंट करते हैं, जिस कारण डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हमेशा हिलते रहते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल कहा था कि अगर आप कभी लेट उठो और आप खिड़की में झांको जहां से सनलाइट आ रही होती है, तो उसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं. बिसाइड्स विजिबल, एक तो उसका जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है, बिसाइड्स मेकिंग द लाइट पाथ विजिबल. अगर आपने नोटिस किया हो, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें डिस्को डांस कर रहे होते हैं. अगर आप उनको हाथ से पकड़ना चाहो, हाथ में तो आते नहीं. वो कंटिन्यूअस जिगजैग जो मोशन है वो पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ब्राउनियन मोशन. इट वाज एनालाइज्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट ब्राउन. तो इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? ब्राउनियन मोशन. सो ब्राउनियन मोशन जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मोशन है. क्या है बेटा? कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मोशन. और ये होता इसलिए है क्योंकि डीपी पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम हिलाता रहता है, टक्करें मार मार के. ठीक है. और कहा जाता है ड्यू टू ब्राउनियन मोशन कॉमा colloidal particles does not undergo settling down. हमने कहा था ना शुरू में कोलॉइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं करते, सेडिमेंटेशन नहीं करते ट्रू सॉल्यूशंस की तरह. तो कहते हैं क्योंकि वो हिलते रहते हैं. अगर वो स्टिल हो जाते तो बैठते, सेटल डाउन कर जाते, लेकिन वो हर टाइम हिलते रहते हैं, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं करते. This makes colloids stable. तो एक तरह से ब्राउनियन मोशन जो है वो कोलॉइड्स को स्टेबल बनाता है, मेक्स कोलॉइड्स स्टेबल. क्यों? वो उनको कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने से रोकता है. अगर वो सेटल डाउन कर जाते, नीचे बैठ जाते, बस फिर तो वो एक तरह से सेटल डाउन हो गए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते. अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे बैठ गए फिर तो सोल्यूशन ही नहीं रहा, एक जगह इकट्ठे हो गए, फिर तो प्रेसिपिटेट वाला काम हो गया. फिर उसको ऐसा सेटल डाउन होने से रोका किसने? उनके रैंडम जिगजैग मोशन यानी ब्राउनियन मोशन ने. इस तरह से ब्राउनियन मोशन ने कोलॉइड्स को स्टेबल बनवाया.
ठीक है जी, क्लियर है जी बात। तो कई बार ऐसे दिखा दिया करते हैं ना जी डायग्राम में, अगर मान लो ये मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन था, इसके अंदर मान लो ये मेरा डीपी पार्टिकल था, ये जो रैंडम जिगजैग मोशन है जी उसका, उसको बोलते हैं जी क्या, ब्राउनियन मोशन। वो कहीं भी घूमता रहता है जी, ठीक है, वो कहीं भी घूमता रहेगा जी। ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है जी, कहीं भी घूमता रहेगा। ये जो रैंडम जिगजैग मोशन है इसी का नाम है जी क्या, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्राउनियन मोशन। ये होगी जी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं जी, लेट्स टॉक ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अच्छा, ये ब्राउनियन मोशन को वी कीप ऑन कॉलिंग इट एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल बिहेवियर। मोशन की बात हो रही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट मी टॉक ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसकी बात करते हैं जी, रिलेटेड टू चार्ज। बिल्कुल, तो लेट मी टॉक ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरी आ गई जी क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को मैं नाम देता हूं जी, इसके अंदर ए पार्ट करता हूं चार्ज। फिफ्थ का ए पार्ट मैंने क्या करा जी, चार्ज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का पहला पार्ट किया चार्ज। ठीक है जी, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, डीपी पार्टिकल्स acquire, dp acquire charge on them by, बहुत सारे तरीके हैं जी चार्ज एक्वायर करने के, बाय, या तो बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ कोलॉइडल मिल। जब कोलॉइडल मिल हमने यूज करी थी, मैकेनिकल डिस्पर्जन यूज किया, जब उसको बहुत जोर जोर के हमने पीसा था दो चीजों के बीच में, तो बहुत सारी फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो चीजों के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो एक रीजन चार्ज का क्या है जी, बाय फ्रिक्शन। ठीक है जी, एक्वायर चार्ज बाय क्या, पहला तरीका हो गया जी बाय फ्रिक्शन। सेकंड तरीका बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन केस ऑफ Bradig's arc method, Bradig's arc method। क्या होता है बेटा, जब आप Bradig's arc method में इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कर रहे थे, जब हमने उसको बाहर से वोल्टेज सोर्स से करंट दिया था, हाई वोल्टेज का करंट दिया था, तो करंट देना मतलब सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कई बार मेटल के पार्टिकल्स के ऊपर चिपके रह जाते हैं जो हम बाहर से दे रहे थे। तो ऐसे कहते हैं कि वो मेटल पार्टिकल्स ने बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया, तो उसको बोल दिया जी क्या, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन केस ऑफ Bradig's arc मेथड। और तीसरा हमने अभी रिसेंटली करा था बाय प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, by preferential adsorption of common ions in case of पेप्टाइजेशन। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, याद करो जी, पेप्टाइजेशन में सारा समझाया चार्ज कैसे आता है जी। सो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो ये तीन मेन रीजंस हम कह सकते हैं जी, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयंस। इन तीनों के कारण किसी ना किसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है जी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चार्ज हम ऐसे बोलते हैं जी, चार्ज ऑन डीपी इज सेड टू बी चार्ज ऑफ कोलॉइड। ठीक है जी, चार्ज ऑन डीपी इज सेड टू बी चार्ज ऑफ कोलॉइड। मतलब अगर मैं बोलता हूं पॉजिटिव कोलॉइड, इसका मतलब क्या है, उस कोलॉइड के जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज पॉजिटिव होगा। चार्ज ऑन डीपी इज सेड टू बी चार्ज ऑफ कोलॉइड। अब क्लैरिफाई करते हैं, ऑल्दो all colloidal solutions are net neutral। नेट वो न्यूट्रल होते हैं जी, मतलब
अगर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव कोलॉइड, तो मतलब कोलॉइड नेट पॉजिटिव है ना। कोलॉइड के अंदर दो चीजें हैं, एक डीपी और एक डीएम। तब जब मैंने पॉजिटिव कोलॉइड बोला, जब मैंने चार्ज ऑफ कोलॉइड को पॉजिटिव बोला, वो एक्चुअल में चार्ज ऑन डीपी यानी डिस्पर्स्ड फेज था, पॉजिटिव। उतना ही नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन मीडियम में होगा, और नेट चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल। ओवरऑल हर कोलॉइडल सॉल्यूशन नेट तो न्यूट्रल होता है, फिर भी हम चार्ज ऑफ कोलॉइड बोलते हैं किसको, चार्ज ऑन डीपी को। जो भी उसके डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर चार्ज है वही हम कोलॉइड का चार्ज कह दिया करते हैं जी। ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल्स ऐसे बताते हैं जी। पॉजिटिव कोलॉइड्स कुछ याद रखने हैं जी, और नेगेटिव कोलॉइड्स ये याद रखने हैं बेटा। जनरली पॉजिटिव कोलॉइड्स नेगेटिव कोलॉइड्स कौन कौन से हैं जी, सो लेट मी टेल यू। लो जी, सबसे पहले पॉजिटिव कोलॉइड्स में पहला एक एग्जांपल है जी, मेटल ऑक्साइड्स। क्या जी, मेटल ऑक्साइड्स लाइक TiO2। ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड्स लाइक TiO2। एक तो ये हो गया जी। एक होते हैं जी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मैंने आज ही बताया था आयरन वाले एग्जाम्पल में, ठीक है ना जी। कैसे, इसका एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल था जी Fe2O3.XH2O, या इसी को हमने कहा था क्या, मान लो FeOH थ्राइस। मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रेटेड फॉर्म में या मेटल हाइड्रोक्साइड्स, तो मोटी मोटी याद करने वाली बात, मेटल ऑक्साइड्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये दोनों ही किस में आते हैं, पॉजिटिव कोलॉइड्स में, पॉजिटिव कोलॉइड्स। इसके अलावा जी हेमोग्लोबिन इन ब्लड, हेमोग्लोबिन इन ब्लड। इसके अलावा होते हैं जी बेसिक डाइज, बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू। ये सारे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होंगे, ये सब इनके डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इनको पॉजिटिव कोलॉइड्स बोला करते हैं। कमिंग ऑन टू नेगेटिव कोलॉइड्स, लेट मी टॉक ऑफ व्हाट, नेगेटिव कोलॉइड्स। नेगेटिव कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव कोलॉइड्स में सबसे पहले आ गए जी हमारे मेटल्स, लाइक कौन, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अगर इनके कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाएंगे तो वो नेगेटिव होंगे। अभी बताया था मेटल्स के कोलॉइड्स के ऊपर जब हम बनाते हैं ब्रैडिग्जार्क मेथड से, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दे टेंड टू हैव व्हाट, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा आगे जी मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स लाइक आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। ये सब अगर कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं तो इनके ऊपर नॉर्मली नेगेटिव कोलॉइड बनता है, डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। इसके अलावा आ जाओ जी, यहाँ पे बेसिक डाइज थे, यहाँ पे होते हैं एसिडिक डाइज लाइक इओसिन। ठीक है जी, एसिडिक डाइज लाइक इओसिन या कॉन्गो रेड। इनके जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनेंगे वो सब के सब नेगेटिवली डीपी होंगे जी। डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज। फिर लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, कुछ कॉमन, स्टार्च, गम, जेलेटिन। ठीक है जी। इसके अलावा क्ले, स्मोक, इसके अलावा लेटेक्स, रबर, डस्ट एंड वाटर, ब्लड। ठीक है जी। इन सब को हम नॉर्मली कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन मानते हैं, नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। बेटा कौन सा कोलॉइड नॉर्मली कौन से चार्ज का होता है, ये आपको लर्न करना है, ये बहुत काम आएगा आगे क्वेश्चंस में। ठीक है जी। आपको याद है पीछे भी बताया जी, वैसे तो कोलॉइड हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे बताया था Fe2O3.XH2O वाला पॉजिटिव था अगर उसके ऊपर Fe3+ चिपका हो, नेगेटिव था अगर उसके ऊपर OH- चिपका हो। लेकिन नॉर्मली मैंने इसके कहां पे लिखा है, पॉजिटिव में, यानी डिफॉल्ट कौन सा केस था, पानी के अंदर FeCl3 डाला, उसमें NaOH तो नहीं डाला ना, तो डिफॉल्ट केस तो पॉजिटिव वाला था। NaOH डालते तो वो स्पेशल केस होता। हम
इनमें से किसी भी कोलॉइड को अपनी कोशिश करके कोई और चार्ज दे सकते हैं जो यहाँ चार्ज लिखा है उससे अलावा, लेकिन हमने कुछ अगर एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करी तो इनके जो नॉर्मल चार्जेस है वो यही माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी बात? तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। स्टार्ट किया है चार्ज से, चार्ज होता क्यों है और चार्ज वाले एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ये हमने करा जी। ठीक है जी बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी चल रही है जी। हम आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर। सो इजी है बेटा, मार्क्स लाना बहुत इजी है, एक बार मेहनत लगेगी लिख के याद करने में, बट वंस यू आर एबल टू लर्न दीज थिंग्स देन इसमें कोई इधर उधर से नंबर कटवाने का स्कोप नहीं है। अगर चीजें अच्छे से आती हैं तो नंबर आएंगे ही आएंगे। सो इट इज अ सुपर स्कोरिंग चैप्टर, तो बिल्कुल इसको बोरिंग समझ के नहीं छोड़ना, इट इज सुपर स्कोरिंग। अगर सुपर स्कोरिंग है तो इसको अच्छे से साथ साथ याद करना है। क्लियर है बेटा? सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडेस क्लास, we will continue from here on in the next class. Thank you.